ये सारी चीजें हम देखेंगे, लेकिन इन सब के बीच कैसे आप जो पिछले 3 दिनों में 21 तारीख, 22 तारीख और आज 23 तारीख है, इन 3 दिनों के घटनाक्रम पर नजर डालिए तो कौन मजबूत कौन कमजोर? देखिए राजीव जी, गोदी मीडिया पर जो टाइटैनिक है ना, वो मैं डूब रहा है, मैं ये पहले भी कह चुका हूं। बस फर्क ये है कि वो अभी बहुत गहरे में है, माने बड़ा तेज भंवर है और उससे उतरने की हिम्मत कम लोग जुटा पा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे एक एक करके लोग किनारे देख रहे हैं कि जैसे ही किनारा लगे हां तो उतर लीजिए। सच्चाई यही है, वो गोदी मीडिया पर टाइटैनिक है, वो बात अलग है, वो चल रहा है, लेकिन जमीन नीचे से पूरे तरीके से बीजेपी की खिसक चुकी है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है राजीव जी, आप आंख खोल करके देख लीजिए, और जो लोग भी देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, वो जरा देखें कि बीजेपी के पास है क्या, कोई चीज है बताने के लिए। महंगाई पिछले 40 साल में सबसे चरम पर, बेरोजगारी 4 दशक में सबसे ज्यादा, और इधर जो 10 साल में किसानों के साथ हुआ, महिलाओं के साथ हुआ, दलितों पिछड़ों के साथ हुआ, ये जो अन्याय लगातार चल रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ एक व्यक्ति 2 साल से बिगुल फूंक रहा है, सड़क नाप रहा है। और मैं बार बार कहता हूं कि ये जो सड़क पर राहुल गांधी चले हैं, वो ये तानाशाही सरकार के अहंकार को लगातार उस व्यक्ति ने छलनी किया है। तो राहुल गांधी के सामने हालत तो पतली है, अब करें क्या? तो अब ईडी स्ट्राइक हो रही है। राजू जी याद कीजिए 2019 के चुनाव को, जनवरी में माहौल मोदी के खिलाफ था। बेंगलोर में भी वो आपको तस्वीर याद आ रही होगी जी। मंच पर सोनिया जी से लेकर के मायावती और तमाम लोग विपक्ष के एकजुट हो रहे थे। 14 फरवरी को जो हुआ पुलवामा और उसके बाद बालाकोट, उस एयर स्ट्राइक ने उस पूरे चुनाव को बदल दिया। मैं समझता हूं कि चुनाव बदला गया एक रूप में कि विपक्ष ने गिव अप कर दिया। विपक्ष शायद उस पूरे माहौल में अपने आप को छोटा महसूस करने लगा और उसको लगा कि चुनाव हम हार गए जी। वरना बीजेपी के पास उस समय भी उपलब्धि के नाम पर कुछ नहीं था। चारों तरफ असफलताएं थी, नोटबंदी से लेकर के और जीएसटी तक की, और अब तो ये कारवा और आगे निकल चुका है। कोरोना के समय ताली और थाली आपने बजवाई, लाखों लोग मर गए, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी तो किसी को दवा नहीं मिल रही थी। और दवा भी, ये जो दवा की कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रॉनल बॉन्ड में आई है राजीव जी, 5 दवा की कंपनियां उस समय 3 गुना 4 गुना फायदे में आ गई थी। उनमें से कई दवा की कंपनियों ने चंदा दिया है, इसीलिए मोदी जी चुप थे ना। यहां तो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भी चंदा दे रही थी। असली खेल और धंधा, और वैसे भी मोदी जी के खून में तो धंधा है, वो कहते ही, गुजराती भाई हैं, तो उन्होंने तो इस देश के लोगों को निचोड़ दिया है। मैं इसीलिए कहता हूं कि गुजराती उपनिवेश है इस समय देश। ये भारत में लोकतंत्र नहीं चल रहा है, ये अंग्रेजों का पूरा साम्राज्यवाद, पूरा उपनिवेशवाद चल रहा है जी। इस समय। चूंकि कोई एजेंडा नहीं था मोदी जी के पास, राम मंदिर लेकर के आए तो 24 घंटे के भीतर समझ गए कि नहीं चल रहा है। परिवारवाद पर हमला किया तो फंस गए मोदी जी। भ्रष्टाचार की बात करने लगे तो यहां लोगों ने उनके ही पंख नोच डाले, एक्सपोज कर दिया। तो अब जो एजेंसियां हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसीलिए मैं इसको कह रहा हूं ये ईडी स्ट्राइक है। और मोदी जी विपक्ष को चुनाव लड़ने नहीं देना चाहते। कांग्रेस के आपने खाते सीज कर दिए। अरे इतना डर काहे को? मोदी जी तो महामानव है, रोज उनको विष्णु के समकक्ष दिखाया जाता है गोदी मीडिया पर। जब जनता इतना ही पसंद कर रही है तो होने दीजिए ना, तो 2 हाथ, क्या दिक्कत है? यहां जो आपने जो लेवल फील्ड है वही समान नहीं है। तो आपको कांग्रेस पार्टी को
लड़ने नहीं देना है, उनके खातों को सीज कर देना है, हेमंत सोरेन को जेल में डाल देना है, अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल देना है, ताकि विपक्ष लड़ न सके। लेकिन इस बार विपक्ष के साथ जनता खड़ी है, नागरिक खड़ा है, मतदाता खड़ा है। असली डर वहां से है। और मैं बार बार कहता हूं कि लोकतंत्र में प्रधानमंत्री कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अपने आप को कितनी भी बड़ी छवि क्यों ना बना ले, लेकिन उसे सबसे बड़ा डर मतदाताओं से होता है। और वो मतदाता, वो जनता जनार्दन इस बार सबक सिखाने के लिए तुली हुई है। तो मोदी जी जाएंगे तो जाएंगे कहां बच करके? करते रहिए ईडी स्ट्राइक। जनता को जिस दिन वोटर स्ट्राइक करने का मन बनेगा, जिस दिन उसको मौका मिलने वाला है, जिस दिन वोटिंग स्ट्राइक होगी, उस दिन मोदी जी का वो जब निकल के बाहर, जिसका आपने कहा होली, उसी दिन होली ही होगी। तो जनता तो मन बना चुकी है अब वोटिंग स्ट्राइक करने का। आप ईडी स्ट्राइक करते रहिए, आप विपक्ष को ना लड़ने दीजिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बार विपक्ष गिव अप करने के मूड में है नहीं। जेल हो या फांसी, आज तो भगत सिंह की शहादत का दिवस है जी। और आज ये बात का, चाहे जेल हो चाहे फांसी, लेकिन मोदी जी को अगर आप जनता हराने के लिए तुली है, वो बाहर का रास्ता दिखाना चाहती है, तो विपक्ष क्यों छोड़ेगा, क्यों गिव अप करेगा? और हालात पूरे देश में इसी तरह के राजीव जी दिखाई पड़ रहे हैं। और ऐसे ही हालात के बीच 31 मार्च को पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन। देखिए राजीव जी, 2-3 बातें आपने की हैं, मैं उस पर भी थोड़ा सा टिप्पणी करना चाहता हूं। हेमंत सोरेन की पत्नी बाहर निकल के आई और अब आज अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने भी मोर्चा संभाला। हम लोग भारतीय संस्कृति को जितना पढ़ते समझते हैं, उसमें ये कहा जाता है कि जब पुरुष पर कोई बुरा साया होता है तो पत्नी उसे दूर करती है, वो मोर्चा संभालती है। और अगर हेमंत सोरेन की पत्नी सामने आ रही हैं, केजरीवाल की पत्नी सामने आ रही हैं, और उनकी अपील जिस तरह से लोगों के बीच में जा रही है जी, वो ये दिखा रही है कि मोदी जी का जो परिवार, सो कॉल्ड मोदी का परिवार नाम का जो जुमला है, वो नीचे से दरक रहा है। वो चौकीदार चोर वाला। एक मिनट, और एक बात और जोड़ना चाहूंगा जिसकी चर्चा होनी चाहिए, कल से खूब चर्चा है। सम्राट चौधरी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बिहार में हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कैबिनेट में हैं। सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव की बेटी, जिन्होंने किडनी दिया है अपने पिता को, उनके ऊपर जो टिप्पणी है, बाप बेटी के रिश्ते पर जो वार है, ये इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। बहुत दुखद है। और ये बीजेपी के ही नेता हैं। चूंकि महिलाओं की चर्चा हो रही है, जिक्र हम कर रहे हैं, इसलिए इसको भी उसमें जोड़ना चाहिए। आप तमाम साथियों से मैं कह रहा हूं, और जो दर्शक साथी हमारे आप देख रहे हैं कार्यक्रम, बिहार के इस घटनाक्रम पर आप समझ चुके होंगे कि किस बारे में मैं बात कर रहा हूं। प्रोफेसर रविकांत जी, प्लीज अपनी बातों में अगर जोड़ना चाहें तो इसको जोड़ सकते हैं। नहीं, बिल्कुल, मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण आपने चर्चा छेड़ दी है। और ये सम्राट चौधरी अकेले नहीं है, ये बेसिकली ये आरएसएस का पूरा कल्चर है, ये बीजेपी की अपनी संस्कृति है, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जो रिश्तों परिवार की बात करते हैं। असल में ये उतने ही पितृसत्तात्मक, उतने ही पाखंडी और उतने ही कट्टर हैं। इनके लिए स्त्री मनुष्य नहीं है, इंसान नहीं है। वो जो पहले कहा जाता था पांव की जूती, ये वही समझते हैं। इन्हें बेटी और पिता के रिश्तों का कोई भान नहीं है। और इसलिए नहीं, मैं थोड़ा सा अगर आपको पीछे ले चलूं, मैं मानता हूं जवाहरलाल नेहरू से बेहतर पिता मैंने नहीं देखा, और पति भी अद्भुत थे। वो जिस समय कमला नेहरू बीमार थी और फिरोज गांधी उनकी सेवा खुशामद कर रहे थे, वो मां बेटे की तरह का पवित्र रिश्ता था। लेकिन इन्हीं संघियों ने, आरएसएस के लोगों ने इलाहाबाद में पोस्टर लगाए थे और कमला नेहरू फिरोज गांधी के रिश्तों को इसी तरह से कलंकित करने का काम किया था।
लेकिन नेहरू ने ध्यान नहीं दिया। वो जानते थे कि ये कितने झूठे, पाखंडी, मक्कार और धूर्त किस्म के लोग हैं। इनकी धूर्तता कोई ऐसा नहीं है कि लोग नहीं जानते। और उसी तरह से इंदिरा गांधी को लेकर के भी इसी तरह की टिप्पणियां हुई। तो ये उसी कल्चर से आ रहे हैं, उसमें उनका दोष नहीं है। बेचारे एक अकेले सम्राट चौधरी पर आप क्या करेंगे? अब वो उनके जबान से फिसल गया। दिमाग में जब वही 24 घंटे घूमता है, ये ना मां बेटे के रिश्ते को समझते हैं, ना पिता पुत्री के रिश्ते को समझते हैं। इनके लिए स्त्री क्या है, वो मणिपुर को देखा ना लोगों ने, वो महिला पहलवानों को देखा ना, एक सेकंड तक प्रधानमंत्री के चेहरे पर नहीं थी। दुनिया ने जहां जहां पर भी वो दृश्य देखे, भारत की सत्ता को प्रश्नांकित किया, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें कोई उससे लेना देना ही नहीं है, क्योंकि स्त्री के प्रति इनका यही नजरिया ही है। वो तो डॉक्टर अंबेडकर, नेहरू और संविधान का ये वो दस्तूर है, उसकी वजह से जो अधिकार मिले स्त्रियों को, तो वो अधिकार नहीं चाहते। मोहन भागवत का वो याद कीजिए आप वक्तव्य, कि अगर पत्नी पति का पैर वैर न दबाए, सेवा न करे, तो निकाल के बाहर कर दीजिए। ये उसी मानसिकता के लोग हैं। इनका स्त्री के प्रति कोई सम्मान नहीं है, और मोदी का परिवार और स्त्रियों के वोट हासिल करने के लिए सारी नौटंकी होती है। जिस दिन ये सही बात महिलाओं तक पहुंच जाएगी, वो व्यक्ति महिला सम्मान की बात करता है जो अपनी ब्याही हुई पत्नी को छोड़ करके बैठा है। ये जिस दिन महिलाओं को पता चलेगा ठीक ढंग से, उसी समय से वो ये जो पूरा चल रहा है ना, ये सारा तमाशा बंद हो जाएगा। और डर इनका यही है, इसीलिए रात दिन उनकी ब्रांडिंग होती है उस पूरे गोदी मीडिया पर, उसको इनका अवतार उनका अवतार बताया जाता है। तो ये जो बला है, जो बला ईडी की मार्फत आ रही है, जिनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, और हेमंत सोरेन ने तो विधानसभा में पहुंचने के बाद पूरी हिम्मत के साथ ये कहा था कि अगर मेरे खिलाफ कोई प्रमाण दे दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। 3.5 एकड़ जमीन का मामला, और उसमें आपने जेल भेज दिया, और यहां पे हजारों सैकड़ों करोड़ रुपए के घपले घोटाले करके जो बीजेपी के अंदर आई है, तो मामला खत्म। फिर कोई नहीं है साहब। इस भ्रष्टाचार को आकंठ में डूबे हैं राजीव जी। आज तक के पूरे भारत के जितने भी सरकारें रही, इतना करप्शन, इतना उस पूरे ढंग से करप्शन वो कभी हुआ ही नहीं इस देश में। लेकिन जिस दिन लोग खड़े हो जाते हैं, अब आपने बात की थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कभी ऐसा नहीं हुआ। और नेहरू से ज्यादा इनको समर्थन मिला क्या? राजीव गांधी से ज्यादा समर्थन मिला क्या इनको? लेकिन नेहरू और अंबेडकर, मैं दोनों लोगों को कोट कर रहा हूं, वो बराबर कहते थे कि विपक्ष के बिना लोकतंत्र संभव ही नहीं। ये लोकतंत्र को ही खत्म करने पर, उसका गला घोंटने पर आमादा है। लेकिन जो लोग, और वो करोड़ों लोग हैं इस देश में, चाहे दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े हो, महिलाएं हो, अल्पसंख्यक हो, जिन्हें इस संविधान ने उन्हें नागरिक बनाया, मनुष्य होने का अधिकार दिया, उन्हें जो गरिमापूर्ण जीवन है उसका अधिकार दिया, अवसर प्रदान किए, शिक्षा के दरवाजे खोले, नौकरियों के अवसर दिए, वो लोग क्या इस संविधान और लोकतंत्र का गला घोटते हुए देख पाएंगे? देख सकते हैं? कदापि नहीं। और इसीलिए नरेंद्र मोदी के सामने वो संकट की घंटी बज रही है। वो ताली और थाली बजवाए थे ना जो, अब इस समय उनके कानों में वही गूंज रही है, खतरे की घंटी बज रही है। इसीलिए आपने पूरी एजेंसियों को लगा दिया है कि विपक्ष को चुनाव लड़ने लायक ही ना रहने दिया जाए, वो लोगों के बीच में नहीं पहुंच सके। राहुल गांधी कहीं चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं जाए, मल्लिकार्जुन खड़गे कहीं चुनाव प्रचार करने के लिए न जाए। इसलिए आप कांग्रेस को आर्थिक रूप से कमजोर कर दीजिए और किसी को जेल की सलाखों के पीछे धकेल दीजिए।
तो आप घोषित रूप में आपातकाल क्यों नहीं लगाते मोदी जी? लगा दे। ये हालात जो देश के बना दिए हैं, उस देश के जैसे 90 साल के लंबे संघर्ष के बाद आजादी मिली और आज तो 3-3 उन नौजवान सपूतों का शहादत दिवस है जी। जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था। इनके लिए, इन लोगों के लिए जो अंग्रेजों के दलाल बने हुए थे, इनके लिए फांसी के फंदे को चूमा था क्या कि आप लोकतंत्र का गला घोंट देंगे इसलिए हम गले में ये फंदा डाल रहे हैं। जो लोग भी भगत सिंह से मोहब्बत करते हैं, जो उनके विचारों से प्रेम करते हैं, जो इस देश को स्वतंत्र, लोकतंत्र और संविधान देखना चाहते हैं, वो इनके खिलाफ आज खड़े हो गए, इसीलिए जमीन खिसक रही है। और ये बहुत सुंदर सब जो टाइटैनिक था ना, उसके नीचे जो बर्फ आ गई, वही बर्फ है, अब उसको कैसे बचाएंगे? तो आप दाएं बाएं ऊपर नीचे ये सब करते रहिए, ईडी बीडी, लेकिन अब किसी के लिए ईडी है, किसी के लिए सीडी, अपने वालों के लिए सीडी है, लोग कहते हैं। अब चल नहीं पा रहा है। जी जी जी। तो इसीलिए जरा आपके पास मोदी जी